बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां वफाकी वजीर हमाद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पर कंप्लाइंट है और ये इन 2 साल के अरसे में जितनी पाकिस्तान ने कंप्लायंस हासिल की है, फैटेफ की तारीख में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 2 साल में 40 में से 31 निकात पे कंप्लायंस हासिल किए हों और 82 रिकमेंडेशंस उसको दी गई हों और 2 साल बाद उसने 75 के ऊपर कंप्लायंस हासिल की हो। यानी कि पाकिस्तान को तारीख का सबसे मुश्किल फैटेफ का एक्शन प्लान फरवरी 2018 में मिला था और उसके बाद सबसे लंबा MER भी उसको मिला और 2 साल के बाद सबसे ज़्यादा तारीख में जिस मुल्क ने प्रोग्रेस किया है उन एक्शन प्लान्स पे वो भी पाकिस्तान है। अब मैं आता हूं कि हमने जो अभी तक अचीव किया है, मसलन ये 26 में से जो 27 में से जो 26 निकात हैं, इसमें एक नुक्ता रह गया है। जैसे मैंने आपको बताया, अगला जब भी 3-4 महीने बाद सेशन होएगा, हमारा टारगेट होएगा कि हम इस पे मुकम्मल करें और फिर ये वाला एक्शन प्लान 27 निकाती जो है ये हमारा मुकम्मल हो चुका होएगा। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ है और ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। पहले वाला एक्शन प्लान टेररिज्म फाइनेंसिंग पे फोकस था। जो दूसरे वाला एक्शन प्लान हमें आज मिला है 7 निकाती, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस्ड है। पहले वाला एक्शन प्लान इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग था किसी भी मुल्क के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग में हमें हाई रिस्क डिक्लेयर किया गया था, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा थे। जो दूसरा एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग का हमें मिला है वो कदरे लेस चैलेंजिंग है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में हम लो रिस्क हैं, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे। जो पहला एक्शन प्लान था वो हम अगले 3-4 माह में इंशाल्लाह ताला उसका जो एक नुकात रह गया है वो हम मुकम्मल कर लेंगे। और ये जो नया एक्शन प्लान 7 निकाती मिला है, जिसको मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 7 नुक्ते मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। अमूमन मुल्क 2 साल लेते हैं इसको मुकम्मल करने में, हम इंशाल्लाह हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि हम 12 माह में इसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब ज़रूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान्स जो हैं उनको मुकम्मल करें। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्टिंग का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है और अब बहस इसी बात पे हो रही है कि ग्रे से हमने वाइट लिस्ट में कब जाना है। आज मैं फैटेफ के प्रेसिडेंट ने जो पाकिस्तान के बारे में कलमात कहे, आपने सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि एक मिसाली किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हासिल की है। तो हमारे जितने भी इदारे इसके अंदर शामिल रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले 2020 में एक पार्लियामेंट्री ईयर में हमने 17 कवानीन पास किए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, दर्जनों रूल्स और रेगुलेशंस बने और ढेरों हमने कंप्लायंस की एफर्ट्स की, जिसके अंदर सूबे भी शामिल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारे कस्टम्स के हुकाम शामिल हैं इसके अंदर, हमारे FBR के हुकाम शामिल हैं इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज शामिल हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स शामिल हैं और ये एक यकतरफा और हमारी ज़ाहिर अदलिया, हमारी प्रोसिक्यूशन सर्विसेज, उनका बड़ा कलीजी किरदार है इसके अंदर कि हमने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल की है। तो आज हमारी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया जा रहा है। अलबत्ता कि अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का सफ़र कुछ बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की आज वो सूरत हाल नहीं जो 2 साल पहले थी और अब हम हाई कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड्स के करीब हैं फैटेफ के इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे मुस्तकबिल के अंदर भी हमने अब इंशाल्लाह, जो मैंने आपको बताया, अगला 1 साल हमने टारगेट किया कि अगले 3-4 महीने में जो एक नुक्ता रह गया है 27 में से, उसको भी मुकम्मल करेंगे और जो 7 नुक्ते रह गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो दूसरे एक्शन प्लान के हवाले से, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला विद इन 12 मंथ्स कंप्लीट करेंगे। और जब हम ये दोनों एक्शन प्लान्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ही हम ग्रे से वाइट में जाएंगे। लेकिन इस दौरान मैं समझता हूं कि ब्लैक लिस्टिंग का कोई खतरा नहीं और ना ही ग्रे लिस्टिंग में रहने से हम पे कोई सैंक्शंस या एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस किसी भी मुल्क की तरफ से हम पे लागू होती है। तो अब मैं आपके सवालात लूँगा। जी सर, जिस तरह आपने फरमाया है कि 2 पैरेलल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं, एक तो पैसिफिक ग्रुप हो गया, दूसरा ICRG। एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो एक्शन प्लान था उसमें से हमने अमल दरामद कर लिया। जो ICRG, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 40 निकात मिले थे, 31 पर अमल दरामद हो गया। पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने के इकदाम की रिपोर्ट रखी, जिसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया और बताया ये गया
کہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین اور کچھ پولیٹیشینس ان کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ پی ایم آفس میں دی گئی کہ آپ کے یہ لوگ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں. اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہ 6 نکاتی ایکشن پلان کیا گیا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے. پلیز. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی لسٹوں کے اوپر نہیں ہے فیٹف چلتا. فیٹف جو ہے وہ سسٹمز کے اوپر منحصر ہے اور قوانین کے اوپر منحصر ہے, اور یہ پہلی دفعہ میں یہ انفارمیشن سن رہا ہوں. ایسی تو قطعاً کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے 40 میں سے 31 ٹیکنیکل کمپلائنس کا فریم ورک ہے اس کے اگینسٹ ہمیں ایکشن پلان نہیں ملا. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 30 سے اوپر وہ ملک ہوتے ہیں جو ہائی کمپلائنس میں ہوتے ہیں اور ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں. ہمارا جو 82 ریکمنڈیشنز تھیں MER کی, اس میں ہم نے 75 پہ عمل درآمد کیا اور باقی 7 کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ایکشن پلان ملا ہے. جو چیزیں رہ گئی ہیں, MLA ایکٹ ہم نے ایک ریوائزڈ پیش کیا تھا اور اس کی کمپلائنس بھی ملی پچھلے ICRG کے ایکشن پلان میں. اس میں ہم نے ایک شک ڈالی تھی, اور یہ شک جو تھی یہ دوسری جو جماعتیں ہیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں ان کی رضامندی کے لیے اور ایک کنسنسس کے لیے ڈالی تھی کہ جس شخص پہ منی لانڈرنگ کی تشویش ہو رہی ہے اس کو اس کے بارے میں انفارم کیا جائے. یہ ان کی ایک تھی. اس کے اوپر فیٹف نے ایک اعتراض کیا ہے. دوسرا DNFPPs ہوتے ہیں سیکٹرز مختلف جن کی ریگولیشن کی بات ہوتی ہے, تو وہ ریئل اسٹیٹ اور جیمز اینڈ جولر سیکٹرز جو ہے اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید افیکٹونیس کی منی لانڈرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ضرورت ہے. بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹس وغیرہ کے حوالے سے زیادہ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بہتر مزید مانیٹرنگ کریں. منی لانڈرنگ ریلیٹڈ جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ زیادہ تعداد میں پروسیکیوشنز میں جلدی تبدیل ہونی چاہیے. تو یہ چند ان کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو بڑے زیادہ چیلنجنگ نکات تھے ان 82 میں سے ان میں ہم نے کافی وہ کمپلائنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں لیس چیلنجنگ والے چند تھے جو رہ گئے ہیں. ہمارا یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے تو ذکر کیا, بار بار آپ اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ اسلام کو دنیا کا مشکل ترین ایکشن پلان دیا گیا. تو جب مشکل ترین ایکشن پلان مل رہا تھا اس وقت ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر فیلئر تھا کہ ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے, یا پھر ہم 26 مقابلے عمل کر چکے ہیں, 27 آلموسٹ ہو چکے ہیں, ٹیکنیکل کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, تو ابھی بھی ہم جو اسی اسٹیج پہ کھڑے ہیں, ہم ابھی بھی 2-3 ممالک سے زیادہ ممالک کی کیوں سپورٹ حاصل نہیں کر سکے؟ کیا ہمارا یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے کہ ہم دنیا کا مشکل ترین ایکشن پلان عمل کر رہے ہیں اور قریب بھی پہنچ گئے ہیں, ابھی تک ہم ریئلسٹ ہیں؟ اور سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ جو سزاؤں پہ اور پروسیکیوشن کے اوپر جو زور دیا کرتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں اس پروسیس کو کتنا مزید تیز کریں گے؟ آپ کو اس کے اوپر مکمل تفصیل دے دیں گے, اور وہ نیکٹا کے آ بھی گئے ہیں. دیکھیں, جو سب سے مشکل ترین ایکشن پلان ملا وہ تو فروری 2018 میں ملا تھا, اور اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو جس طرح ٹیک اپ کیا وہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے, اور فیٹف ایز این آرگنائزیشن بھی بدل رہا ہے. آج سے شاید 10 سال پہلے یہ وہ فیٹف نہیں تھا جو آج فیٹف ہے. پوری دنیا میں اس کی اہمیت, اور پہلے یہ صرف ٹیکنیکل کمپلائنس پہ فوکسڈ ہوتے تھے, اب یہ افیکٹونیس کے اوپر ان کی فوکس جو ہے وہ جا چکی ہے. ٹیکنیکل کمپلائنس حاصل کرنا قدرے آسان ہے کیونکہ وہ کاغذوں میں حاصل کرنی ہوتی ہے, افیکٹونیس جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ پہ حاصل کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ صحیح, لیکن ہماری جو پروگرس رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں مثالی. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا سوال تھا؟ سزاؤں کے حوالے سے اور پروسیکیوشن اور وہ ڈیٹا آپ کو ہم شیئر کر دیں گے اس حوالے سے. جی نہیں ہمارے بھائی اس کا آگے حصہ ہے جو 27 پوائنٹ ہے, اس میں وہی ہے UN کے جو ڈکلیئر ٹیررسٹ ہیں انہیں کی سزاؤں کے حوالے سے اور پروسیکیوشن کے حوالے سے بات ہوگی. ایسے کتنے کیسز ہیں اور ان میں کیا پیش رفت ہے؟ اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ماہ میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا, تو کتنے کیسز ہیں ایسے جو جس پہ یہ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسے ڈیفائنڈ کیسز نہیں ہیں, کوئی ڈیفائنڈ کیسز نہیں ہوتے. ریزنیبل ایفرٹس جو فیٹف کی میتھڈالوجی ہے وہ کہتی ہے کہ کنٹریز نے ریزنیبل ایفرٹس کرنی ہیں, جو UN ڈیزگنیٹڈ اینٹیز ہیں یا دوسرے اینٹیز ہیں کسی بھی طرح سے جو ٹیررزم فنڈنگ میں انوالوڈ ہیں, ان کی کوئی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے لیے. ہمارے خیال میں تو ہم آلریڈی مکمل کر چکے تھے یہ, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید آپ تھوڑا محنت کریں. آپ تقریباً جو پارشل کمپلائنس میں ہم ابھی ہیں, لیکن پارشل کمپلائنس کے بھی ہائر لیول پہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم ہیں, اور تقریباً بارڈر پہ ہی ہم ہیں اس کو کمپلیشن کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کمپلیٹ کر لیں گے ہم. جی سر ہمارے ساتھ ایک تو جو 26 پوائنٹ آپ نے کیے ہیں اور ایک رہتا ہے وہ کنوکشن سے متعلق ہے, پروسیکیوشنز اینڈ انویسٹیگیشنز کے. دنیا کے کسی اور ملک کے
साथ फैटफ ने इस तरह का मुतालबा किया है कि जो किसी भी मुल्क के आज़ाद मुल्क हो और वहाँ अदलिया मौजूद हो और इस तरीके से वो कहे कि जी आप सवाएं दें कि और हमें सबूत दें और फिर हम इस बात को जो है करेंगे। तो दूसरा ये था कि अगर आप बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर जो है वो IMF हो और फैटफ हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के बारे में तौर खास जो है आर्म ट्विस्टिंग टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है कि इसको लिंक किया जा रहा है किसी हद तक जो है वो अमेरिका के अफगानिस्तान से इंसला के साथ कि जब तक पाकिस्तान में है तो ये शायद आप पूरा कंप्लाइंस भी करते तो मुश्किल होगा कि इससे निकलना। किस पे तरह देखें, हमें तो कभी फेस टू फेस ऐसी कोई बात नहीं की गई कि किसी मुल्क के जियो पोलिटिकल अज़ाइम के साथ आप का लिंक्ड है ये फैटफ का प्रोग्रेस जो है, और प्रोग्रेस हमें मिलती भी रही है, बेपनाह मिली है। आज फैटफ के सदर को भी आपने सुना कि उन्होंने जो तारीफ़ी कलमात कहे पाकिस्तान के लिए। ये इसका फैटफ की मेथोडोलॉजी ये है म्यूचुअल इवैल्यूएशन की, कि यानी सब मुल्क मिल के एक मुल्क की इवैल्यूएशन करते हैं, फिर दूसरे मुल्क की करते हैं, और इस तरह बारी बारी एक दूसरे की इवैल्यूएशन करते हैं। हर मुल्क के ज़ाहिर है अंडर लाइंग जियो पोलिटिकल अज़ाइम होते हैं, नेशन स्टेट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन ये बॉडी तो यही क्लेम करती है कि हम एक टेक्निकल बॉडी हैं, और हम जो भी प्रोग्रेस उनको दे रहे हैं बिल्कुल सियासी बुनियादों से हट के एक टेक्निकल बुनियादों पे दे रहे हैं। बाकी जो आपका सवाल है, देखिए मैं तो हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ, मैं फैटफ का तर्जुमान तो नहीं हूँ, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ही बात कर सकता हूँ कि हम अपनी उनकी फैटफ की टेक्निकल मेथोडोलॉजी के हवाले से हम उनको जिस तरह पहले प्रोग्रेस देते रहे हैं, और हर दफ़ा हमें एक ड्रामेटिक इंक्रीज मिलता है कंप्लायंस में, हम इसी तरह इसी पॉलिटिकल विल के साथ इस सारे मामले को सस्टेनेबल रखेंगे और इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। जहां तक आपका दूसरा मैं वो उस पे आने लगा। पाकिस्तान की तक क्या हमें शवाहिद दें इस तरह की दूसरे ममालिक के लिए भी है? देखें, जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन रिस्क प्रोफाइल सबकी मुख्तलिफ है। यानी कि मेथोडोलॉजी जिसके अगेंस्ट जज किया जाएगा वो तो सबके लिए एक ही, और सारे मुल्कों के लिए वो एक ही IOs हैं जो हर मुल्क में लगते हैं, वो डिफरेंट नहीं हो सकते किसी मुल्क के लिए। लेकिन उन IOs के अगेंस्ट कंप्लायंस का थ्रेशोल्ड क्या है वो हर मुल्क के लिए डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन उसकी रिस्क प्रोफाइल के हवाले से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो दो हमारे एक्शन प्लान्स हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, एक टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। टेरर फाइनेंसिंग में हमें हाई रिस्क कंसिडर किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग में हमें लो रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग होती नहीं है, इसका मतलब ये है कि कंपेयर टू दूसरे मुल्क जैसे बहामास हैं, ऑफशोर आइलैंड्स हैं, या कई मगरबी ममालिक हैं जहां पे खरबों डॉलर की फ्लोज डेली होते हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में तो फाइनेंशियल फ्लोज कम है, तो इसलिए हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क जो है वो कम है। सर, भारतीय लॉबी जो है वो फैटफ में बड़ी एक इफेक्टिव उसका किरदार रहा है, और पाकिस्तान की जानिब से भी कहा जाता रहा है कि भारतीय लॉबी की वजह से पाकिस्तान जो है वो अभी तक स्टिक है वहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी जो टेक्निकल कंप्लायंस है वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, जो आप कह रहे हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स रह गए हैं, उससे हटकर पॉलिटिकल जो कन्फ्रंट है वो करना चाहिए भारत को वहाँ पर? देखें, जो भारत का जो असली चेहरा है, मैं समझता हूँ फैटफ के प्लेटफॉर्म पे वो बड़ी बुरी तरह बेनकाब हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना ओवर प्ले किया है हैंड। और आप सबको पता है, वो कहें या ना कहें, फैटफ में सबको पता है कि भारत जो है उसका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में को फैटफ के अंदर जो है वो पोलिटिसाइज करे इस फैटफ के टेक्निकल फोरम को। और हम हमेशा ये पॉइंट फैटफ के जो हुकाम है पेरिस में उनसे रेज करते रहते हैं, और उनको मालूम भी है ये चीज़ कि भारत ये कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत के जो अब ख्यालात होते हैं वहाँ पे, या जो उसकी पोलिटिसाइजेशन की एफर्ट्स होती हैं, क्योंकि वो अब इतनी विजिबल हो चुकी हैं, तो वो अब अपना वजन खोती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। मिनिस्टर साहब टेरर फाइनेंसिंग की बात